So dear students, now we are going to find out the modulus of rigidity of copper wire using Maxwell needle. This is your third experiment, right? So aim of this experiment to find out the modulus of rigidity of copper wire using Maxwell needle, right? तो यहाँ पर ऐसे थ्योरी पोर्शंस में हम डिस्कस करेंगे ही कि मैक्सवेल नीडल क्या होता है, इसका एम, एपरेटस रिक्वायर्ड और प्रोसीजर सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में आप ये देख लीजिए। पहले एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, राइट। एपरेटस के बारे में यहाँ पर जो सारा कुछ लिखा है, फर्स्ट एपरेटस है दैट इज़ मैक्सवेल नीडल एंड सेकेंड थिंग इज द रिजिड सपोर्ट विथ स्वाइवल और टॉर्शन हेड and third one is a copper wire of suitable length and suitable diameter, generally 1 meter, and next thing is spring balance, and next thing is skew gauge, stopwatch and telescope with scale, राइट। तो इसको मैं एक एक करके आपको पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे सारा इंडिविजुअली सारे इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट जो है उसको रखा हूँ, राइट, और एक कंप्लीट सेट भी प्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल नीडल को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैक्सवेल नीडल का है पोर्शन, राइट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इसमें बेसिकली ये दो सॉलिड सिलेंड्रिकल जो ये सॉलिड पोर्शन है, ये देख सकते हैं, दो ये लगते हैं, राइट, और दो हॉलो सिलेंडर इसमें लगते हैं, ये हॉलो है, राइट। तो जब एक्सपेरिमेंट इसमें परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे। एक टाइम क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों जो हॉलो है पार्ट पोर्शन है उसको इनसाइड हम इसमें रख देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, राइट, और उसके बाद जो सॉलिड पोर्शन है उसको इसमें रख देते हैं, राइट, दोनों साइड से। तो उसको मैं वहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। तो सो दिस इज़ मैक्सवेल नीडल जस्ट। और उसमें जो सेकंड है यहाँ पर देख सकते हैं, रिजिड सपोर्ट विथ स्वाइबल और टॉर्शन हेड, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि रिजिड सपोर्ट जहाँ पर ये मैक्सवेल नीडल हैंग करेंगे वहाँ पर ये अवेलेबल होगा। तो ये रिजिड सपोर्ट है जहाँ पर ये हमने वायर के थ्रू, ये कॉपर वायर के थ्रू ये मैक्सवेल नीडल यहाँ पर हैंग कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैक्सवेल नीडल को कि इसमें जो सॉलिड सिलेंडर है, दोनों सॉलिड सिलेंडर इनर पार्ट में है, राइट, और जो हॉलो है, जो हॉलो पोर्शन है वो आउटसाइड है, दोनों साइड से हॉलो पोर्शन आउटसाइड में है। तो एक बार सॉलिड पार्ट को इनसाइड रखते हैं, राइट, और दूसरे जब रीडिंग हम इसका ऑसिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो सॉलिड पार्ट को आउटसाइड कर देते हैं, हॉलो पार्ट को इनसाइड रख देते हैं, राइट। और मैं इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट्स आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। सो यहाँ पर एक कॉपर वायर में ऐसे अलग से भी रखा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। और कॉपर वायर हो गया जिसका हम डायमीटर वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। जनरली इसका लेंथ भी हम 1 मीटर लेते हैं, राइट। और नेक्स्ट थिंग इज स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट कि ये स्प्रिंग बैलेंस इसका मास कैलकुलेट करने के लिए, ये जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, राइट, इसका मास कैलकुलेट करने के लिए और इसका भी मास कैलकुलेट करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, राइट। और स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच आपको मालूम है कि इसको ऑसिलेशन कराना है, राइट, टाइम पीरियड नोट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो स्टॉप वॉच उसके लिए हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। और टेलीस्कोप भी यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप उसके ऑसिलेशंस को प्रॉपर वे में कैलकुलेशन के लिए, प्रॉपर वे में मेजरमेंट के लिए हम टेलीस्कोप भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ, टेलीस्कोप भी रखा है, राइट। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स का ही पार्ट है। एपरेटस जो रिक्वायर्ड है ये सारा कुछ इसमें यूज़ किया जाता है मैक्सवेल नीडल में, राइट। इवन इस स्केल से हम लोग उस वायर का डिस्टेंस वगैरह मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉप वॉच रखा है, राइट। सो दिस इज़ द एपरेटस पार्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सवेल नीडल। देख सकते हैं कि ये रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट में जहाँ पर इसको हम इस वायर को हैंग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर पास में रख दिखा है, ये यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा लूज़ करके और इसमें इस वायर को हम
इसमें जिस तरह से यहाँ पर हमने इसको टाइट कर रखा है उसी तरह से यहाँ पर इसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको इधर ये दिखाइए वायर किसको रिप्रेजेंट किया। वायर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये कैसे ऐसे किंक हो गया, ये टेढ़ा हो जाता है, या फिर यहाँ पर आप बहुत ही अगर केयरफुली देखें तो यहाँ पर किंक्स है, मतलब जर्क है। इस जर्क को रिमूव करने के लिए ये हम स्मूथ पैक को यूज़ करते हैं, सो दैट कि ये जो इसका पोर्शन है ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इस तरह से हम इसको स्मूथ कर लेते हैं, राइट। और इसको स्मूथ करके और फिर इसमें इसको यहाँ पर हैंग कर देंगे और दूसरे पोर्शन में इसको फिर, तो इस तरह से हम इसकी किंक्स को स्मूथ करके और यहाँ पर एक साइड में इसको हम यहाँ पर रिजिड सपोर्ट में इस वायर को हैंग कर देंगे और दूसरे साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सवेल नीडल को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो जो लेंथ होगी इस वायर की अप्रॉक्स 1 मीटर होगी और इसका डायमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे। डायमीटर कैलकुलेट करके हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज, राइट। और इसमें जो ये सॉलिड सिलेंडर जो लगे हैं हॉलो एंड जो सॉलिड है, इनके हम मासेस कैलकुलेट करके और फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए जो फॉर्मूलेशन है उससे हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो उसको हम बॉदर करते हैं कि किस तरह से ऑब्जर्वेशंस में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, राइट। देखिए ऑब्जर्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है इस एक्सपेरिमेंट में, और फिर मैं प्रोसीजर के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से बना लेने हैं हमें, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नंबर सीरियल नंबर है 1 and 2। पोजीशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स जो मैंने मैक्सवेल नीडल रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें सॉलिड वाला पोर्शंस जो है वो आउटवर्ड रखना है, बाहर की तरफ रखना है, और जो हॉलो सिलेंडर है उसको इनवर्ड रखना है। सबसे पहले वाले पार्ट में जब हम रीडिंग मैं उसको रिप्रेजेंट भी करूँगा, राइट। जब सॉलिड सिलेंडर आउटवर्ड पार्ट में हो दोनों साइड में मैक्सवेल नीडल में, तब उसको प्रॉपर सेट करके ऑसिलेशंस हमें मेजर करना है, टाइम मेजर करना है 20 ऑसिलेशंस के लिए, 20 वाइब्रेशंस के लिए। तो इसको हमें कई पोर्शंस में रिपीट करना है सेम टास्क, और फिर उसको मीन कैलकुलेट कर लेना है, राइट। और फिर उसको जो भी टाइम आएगा उसको मीन जो आएगा टाइम, राइट, उसको फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा T1, राइट। जब सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड में था तब जो टाइम हमने कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, दैट इज़ T1 इज इक्वल टू जो भी आएगा, राइट। अब हमने क्या करना है कि अब सॉलिड सिलेंडर जो आउटवर्ड था उसको इनवर्ड कर देना है, राइट, और सेम प्रोसीजर एज इट इज़ करना है। जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज़ T2, राइट। तो ये T1 T2 यहाँ पर हमें पता चल गया। फॉर्मूलेशन जो यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूलेशन यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ जूम करके। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू 2 पाई L विद इन ब्रैकेट M1 माइनस M2 कैपिटल L स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इंटू R⁴, राइट। तो यहाँ पर हम L क्या है, दैट इज़ द length of the wire, a small l that is the length of the wire, and capital L is the length of the needle। जो मैक्सवेल नीडल रिप्रेजेंट किए थे जिसमें हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर जिसको इंसर्ट किए थे उसकी लेंथ कैपिटल L है, राइट। और T1 T2 यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जब हम यहाँ पर टाइम पीरियड T1 T2 कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको पता चल रहा होगा कि ये M1 M2 क्या है। M1 M2 इज़ द masses of that two cylinder, right। M1 is the mass of the weight of the that first solid cylinder, right, and M2 is the hollow cylinder, that is the mean weight of that M2, and उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेन पैरामीटर हमें जो इसमें कैलकुलेट करना है वो रेडियस एक स्क्रू गॉज से कैलकुलेट करना है। स्क्रू गॉज मैंने रिप्रेजेंट करा था, ये स्क्रू गॉज के हेल्प से इस वायर का रेडियस कैलकुलेट करेंगे जिसके थ्रू हमने वहाँ पर हैंग कर रखा था उसको मैक्सवेल नीडल को। तो इसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे स्क्रू गॉज की हेल्प से, उससे फिर हम हाफ करके रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन की तरफ मूव करते हैं।
तो ये कम्प्लीटली हमने यहाँ पर सेट कर लिए हैं मैक्सवेल नीडल को। यहाँ पर वायर भी रिजिड सपोर्ट में क्लैम्प कर लिया और मैक्सवेल नीडल यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें मैक्सवेल नीडल में आप ये भी ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार कि हमने सॉलिड पोर्शन को आउटवर्ड में रख रखे हैं, राइट। और यहाँ पर ये हॉलो पोर्शन है, इनसाइड है, और इस साइड भी सॉलिड पोर्शन यहाँ पर आउटवर्ड है और ये जो हॉलो पोर्शन है वो इनसाइड है, राइट। यहाँ पर अब इसको हम टेलीस्कोप से एक बार देख लेंगे कि ये स्टेबल कंडीशन में है नहीं है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं टेलीस्कोप से, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो प्रॉपर ये सेट है। अब इसको इसके थ्रू हम ऑसिलेशन कर सकते हैं। और ऑसिलेशंस ऐसे तो प्रोसीजर में कई सारे पॉइंट्स और भी बताए गए हैं। थ्रेड से इसको बाइंड करके और फिर उसमें आग लगा करके उसको थ्रेड को जैसे ही मतलब फ्री करेंगे तो ये ऑसिलेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उसको आप जनरली इस तरह से कर सकते हैं। किसी एक पोर्शन से इसमें हम एम्पलीट्यूड एक माइनर सा इसमें इसको इस तरह से हम ऐसे करके मतलब ट्विस्ट करके और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब इसको टेलीस्कोप से बहुत ही माइन्यूटली हमें ऑब्जर्व करना है। 20 ऐसे ऑसिलेशंस के लिए मीन पोजीशन से 20 ऑसिलेशंस के लिए हमें टाइम नोट करना है। और उस टाइम से फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमें 2-3 बार रिपीट करना है सो दैट कि अगर कोई एरर होता है तो वो एरर रिमूव हो जाएगा, राइट। तो हमें अब इसका टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है 20 ऑसिलेशंस के लिए। तो इसको यहाँ पर हम एक साइड से इसको डिस्प्लेस करके और फिर ऑसिलेशंस करा देने हैं, राइट। स्टॉप वॉच ऑन करने हैं, राइट। स्टॉप वॉच को 0 पे सेट करके और इसको स्टार्ट कर देने हैं और इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देने हैं हमें, राइट। पहले 0 काउंट करना है और उसके बाद फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट, 20 तक काउंट करना है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये जो इस तरह का ऑसिलेशन कर रहा है इसमें ऐसे वर्टिकल में ऑसिलेशंस ना हो साइमल्टेनियसली। अगर वर्टिकल में ऑसिलेशन होता है तो फिर एरर आएगा, राइट। तो इस तरह से ऑसिलेशंस कर लेने हैं। एक बार सॉलिड स्फीयर को आउटसाइड में रख करके और ये 3 टाइम्स रिपीट करना है, फिर उस टाइम का मीन कैलकुलेट करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। उसी तरह से फिर हम इसको सॉलिड पार्ट को इनवर्ड कर देंगे और हॉलो पार्ट को आउटवर्ड कर देंगे और सेम प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल बी T1 एंड T2 कैलकुलेट करके फिर इस जो वायर है इस वायर का रेडियस स्क्रू गॉज से कैलकुलेट करके लेंथ मेज़र कर लेंगे। इसका कैपिटल L लेंथ इस मैक्सवेल नीडल का जो लेंथ होगा दैट इज़ कैपिटल L एंड इस वायर का जो लेंथ होगा वो स्मॉल l होगा, राइट। और इसका जो इसमें जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास m1 है, जो हॉलो स्फीयर है वो मास m2 है, राइट। तो ये सारा पैरामीटर कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूलेशन में वैल्यू रख करके हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो सारा कुछ मैं कैलकुलेट करके और आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमने इसका ऑसिलेशन कैलकुलेट कर लिए हैं 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए जब ये सॉलिड पोर्शन यहाँ पर आउटवर्ड था। अब हम इसको चेंज करते हैं और फिर सेम प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये सॉलिड पोर्शन है, ये इनवर्ड कर देंगे। एक आप इसको निकालिए, हाँ जी, इस तरह से इसको भी निकाल लीजिए। सॉलिड वाले को अंदर रख दीजिए। तो इस तरह से इसमें इसको से ये हॉल वाले को बाहर लगा दीजिए। उसी तरह से इस साइड का भी हम राइट सेम प्रोसेस है, इसको सॉलिड वाले को इन्वर्ट कर देंगे राइट, और हॉल वाले पोर्शंस को बाहर रख लेंगे राइट। तो ये बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्रिकॉशन से, सो दैट कि इस वायर में कोई किंक ना हो
राइट, इसको सेंटर में होल्ड करके और फिर एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस टास्क किए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो आउटवर्ड पोर्शन है वो हॉलो पोर्शन है, राइट, दोनों साइड, राइट। अब सेम इसको हम प्रिकॉशंस रखते हुए 20 ऑसिलेशंस के लिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने टाइम तो कैलकुलेट कर लिए 20 ऑसिलेशंस के लिए, उससे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टास्क है इनका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। इसका मास से हमने जो कैलकुलेट किए तो ये सॉलिड जो स्फीयर है सॉलिड वाले का 110 ग्राम 110 ग्राम है, राइट। तो दोनों का ही सेम ही होगा, इवन दोनों को हम अलग अलग मेज़र कर लेंगे, राइट। दोनों का सेम ही आना चाहिए। और ये हॉलो वाले का भी मेज़र किया मास इसका, राइट, एंड दैट इज़ 50 ग्राम, राइट। तो ये हमने M1 M2, तो ये सॉलिड स्फीयर है, उसका सॉलिड वाले पोर्शन का मास ये M1 हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, राइट। और जो हॉलो है उसको M2 है, तो ये M1 की वैल्यू 110 हो गया, M2 की वैल्यू 50 ग्राम हो गया, राइट। अब हमने इवन लेंथ भी, इस वायर का लेंथ भी कैलकुलेट कर लिए, जो आपको रिप्रेजेंट कर रखे थे वो 1 मीटर हमने शुरू में ही बोल रखे थे, 100 सेंटीमीटर ले रखे हैं, राइट। वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेरिमेंट। मतलब 1 मीटर से ज़्यादा हमें जनरली नहीं लेना चाहिए, उससे कम तो ले ही सकते हैं, राइट। फिर वो आपका ऑसिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट। अब इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मतलब इसके लिए तो हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इस वायर का हमें डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही थिनर है, थिक नहीं है, तो इसके हम इतने स्मॉल को तो हम स्केल से कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम स्क्रू गज यूज़ करते हैं। तो जनरली स्क्रू गज को आप यूज़ करना सीख रखेंगे प्रीवियस सेमेस्टर में, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूँ, ये कैमरा ज़रा पकड़िए, इसे होल्ड रखिए, राइट। तो आप इसको यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्केल ये रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। ये यहाँ पर ये 100 जीरो से लेकर के 100 तक आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। और यहाँ पर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर इस पोर्शंस में हमें वायर को इंसर्ट कर देना है, और यहाँ पर फिर हमें जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर देखें, ये जो आपको ज़ीरो दिख रहा होगा, राइट, और जीरो के बाद कुछ लाइनें दिख रही होंगी, फिर आपको 5 दिखेगा, राइट। इसके ये 20 mm तक डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करके और इसको फिर इसके डायमीटर को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। यहाँ पर इसको इवन हम कई सारे प्लेसेस पे यहाँ पर इंसर्ट करके और इसके डायमीटर को मेज़र करेंगे, राइट। तो इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दिया, राइट। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और ये कई सारे लोकेशंस पे वायर का हम मेज़र करेंगे। और यहाँ पर जो मैं रीडिंग जो रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अराउंड मतलब अभी फर्स्ट पे नहीं पहुँचा है। अगर ये मतलब 0 तक एक बार रोटेशन कर गया होता तो ये 1 mm हो जाता, 1 mm से कट ही हैगा, ये 0.85 mm आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है। 0 से जो ये लाइनें कॉन्साइड होंगी ना, ये वाली लाइन ये कॉन्साइड होंगी, ये वाली रीडिंग होगी, ये 0.85 है, राइट। तो इस तरह से हम कई सारे लोकेशंस पे इसका हम डायमीटर कैलकुलेट करके फिर 2 से डिवाइड करके और ये रेडियस आ जाएगा, और फिर ये mm में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो हमने जो रीडिंग अभी जो नोट डाउन किए हैं उसको इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल में मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसा बनाना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पोजीशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स, इस तरह से हमने आउटसाइड सिलेंडर को रखे थे, राइट, और इनसाइड उसको सॉलिड सिलेंडर रखे थे। तो उस टाइम हमने रीडिंग लिए 20 वाइब्रेशंस के, 20 ऑसिलेशंस के, टाइम नोट ये स्टॉप वॉच है, टाइम जो नोट डाउन किए उसको यहाँ पर हम मेंशन कर लिए हैं, राइट। फर्स्ट में जैसे 188 आया, सेकंड में 182 आया, राइट। जब आउटसाइड सॉलिड सिलेंडर आया, इनसाइड में हॉलो सिलेंडर आया, तो फिर जब उसको चेंज कर दिए तो इनसाइड में
सॉलिड सिलेंडर हो गया, आउटसाइड में हॉलो सिलेंडर आ गया। तो ये डेटा है, तो इसको हम 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने प्रिकॉशन से उस ऑसिलेशंस को हम मेजर कर रहे हैं, टेलीस्कोप से काउंट कर रहे हैं, राइट, प्रॉपर वे में, और कोई उसमें मिस्टेक ना हो, राइट। तो इन सारे डेटा को, जैसे कि ये फर्स्ट जो डेटा है आउटसाइड के लिए, तो उसको हम मीन कैलकुलेट कर लिए, जो 20 वाइब्रेशंस के लिए हमारे पास आया, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, 370 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए, राइट। तो ये हमें 185 185 को अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे 185 से, तो यानी कि 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम कैलकुलेट किए थे, 185 ये एवरेज आ गया, तो टाइम पीरियड हम 20 से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, दैट विल गिव यू 9.25 सेकंड, राइट। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम जब इसको इनसाइड फॉर्म में रख देंगे और सॉलिड सिलेंडर मैक्सवेल नेडल में, राइट, तो ये सेम टास्क कंप्लीट करके हम जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी T2 एंड दैट इज 7.175 सेकंड, राइट। तो ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। मेन तो हमें इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम पीरियड T1 T2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कैलकुलेट करना है, राइट। और बाकी पैरामीटर बहुत ही इजीली आप उसको मेजर कर सकते हैं, राइट। तो जो मैंने सेटअप जो रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, उसका जो हमने मेजर कर रखे हैं, मास ऑफ हॉलो सिलेंडर्स, मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर्स, लेंथ ऑफ द नडल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा हूँ। ये वैरी कर सकता है अगर आपने सेटअप चेंज कर दिए, जैसे कि मान लीजिए मैक्सवेल लीडर की जो ट्यूब है उसकी अगर लेंथ डिफरेंट हो गया, तो उसके मासेस भी हॉलो और जो सॉलिड सिलेंडर है उनके मासेस चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम ही रहना है, जैसे कि इसमें हमने नोट कर रखा है। अगर आपने सेटअप चेंज कर दिया तो ये वैरी कर सकते हैं, राइट। हमें ये भी प्रिकॉशन रखना है कि एक सेटअप का जो मतलब उसका इंटरनल पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर है, उसको दूसरे सेटअप में हम मैक्सवेल ट्यूब में उसको हॉलो ट्यूब में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो सिमेट्री नहीं फॉलो करेगा ऑसिलेशन टाइम में, राइट। तो ये सारा हमने मास यहाँ पर ऑलरेडी सॉलिड सिलेंडर के लिए M1 रिप्रेजेंट कर रखे थे, हॉलो के लिए M2 रिप्रेजेंट किए थे, तो उसको मेजर किया तो 50 ग्राम 110 ग्राम आ रखा है, राइट। और लेंथ मेजर कर लिया 30.5 सेंटीमीटर है, राइट। और वायर का जो लेंथ था वो 100 सेंटीमीटर है, राइट। डायमीटर ऑफ द वायर, ये जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ये बहुत ही केयरफुली नहीं ले पाया, राइट। तो इसको अगर हम केयरफुली लेंगे तो इसमें एरर कम आएगा, तो कोशिश करें कि बहुत ही केयरफुली इसको करें जब भी स्क्रू वे से करें, तो राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमीटर जो था वो 0.85 mm था, राइट। जनरली उसको हम mm में मैंने जस्ट रैंडम आपको रिप्रेजेंट कर दिया समझने के लिए कि ये अराउंड 8.85 mm है, राइट। इसमें हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके और उसको फिर सम करते हैं, तो एक्यूरेट और वैल्यू आ सकता था, राइट। वो भी हम टास्क कर सकते हैं जब आप ऑफलाइन जब उसको परफॉर्म करें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। इस चीजों का ध्यान रखेंगे क्योंकि इस रेडियस से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे, क्योंकि एक तो ये यहाँ पर अपॉन में है और उसका भी पावर यहाँ पर 4 है, तो ये फर्क कर सकता है, राइट। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया इसमें जो आउटपुट हमारा यहाँ पर आ रखा है उससे, राइट। तो ये डायमीटर से फिर हमने 2 से डिवाइड, पहले तो डायमीटर को हमने सेंटीमीटर में भी चेंज कर लिया, फिर रेडियस को यहाँ पर जो यहाँ पर था इसको mm को हमने यहाँ पर mm में 2 से डिवाइड कर दिया, जो भी था 0.85, तो 2 से डिवाइड कर दिया mm में आ गया, फिर उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, राइट, रेडियस को, क्योंकि सारा सीजीएस में हमें डील करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर इसको कन्वर्ट करके एमकेएस में लिख लेंगे, राइट। तो फॉर्मूलेशन हम लोगों ने थ्योरी में बॉर्डर कर रखे हैं कि बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूलेशन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ कॉपर वायर कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ईटा इज इक्वल टू 2 पाई एल विद इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 कैपिटल L स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इनटू r इज टू पावर 4। तो सारे पैरामीटर आपको हमने पहले एक्सप्लेन कर रखे हैं ऐसे थ्योरी पोर्शन में, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द वायर, M1 and M2 is the respective mass of the cylinders. M1 is the mass of the solid cylinder and M2 is the mass of hollow cylinder, right? L is the length of the tube and T1 and T2 is the time period during the oscillation of Maxwell needle. T1 is the time period when the cylinder inside the tube solid cylinder is outward, and T2 is the time period when our solid cylinder is inside the
Maxwell medal, right? Or R is the radius of that particular wire which are using in that experiment, right? तो ये रेडियस ये सारा पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, राइट? तो यहाँ पर मेंशन भी कर रखे हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये मैथमेटिक्स नो डाउट आप बहुत इजीली कैलकुलेटर से आप इसको जैसे भी आप कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैं डिटेल में ये सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, राइट? तो जो हमने वैल्यू ईटा की कैलकुलेट की है टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे यूनिट होता है, राइट? तो इसमें इतना आ गया, राइट? उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमकेएस में, राइट? तो एमकेएस में जो वैल्यू है दैट इज 3.15 into 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? तो जनरली कॉपर वायर का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज 3.1 से लेकर के 4 वैल्यू आती है, राइट? तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली इसमें अराउंड 19 to 21% एरर आ रहा है, तो ऐसे 20% तक एरर तो एक्सेप्टेबल होता है, फिर भी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, राइट? तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। तो ये आप लोग रजिस्टर में कंप्लीट कर लेंगे, राइट? रीडिंग्स वगैरह नोट कर लेंगे, राइट? और डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे। कोई क्वेरीज होगा तो आप लोग जरूर पूछेंगे, राइट?